हेलो एवरीवन। मैं हूं रोमेश उपाध्याय एंड वेलकम ट्रेन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट शुरू करने वाले हैं। मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूंगा एनसीईआरटी का वर्ड बाय वर्ड, मगर इससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए आप सभी के पास यदि एनसीईआरटी ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक होगी तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं किसी भी चैप्टर को समझने के लिए हमें उस चैप्टर के नेम के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि चैप्टर का जो नाम है उसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है। देखिए, जैसा कि आपका एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है कि रिसोर्सेज क्या है, तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि रिसोर्सेज क्या है। चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बात की गई है, ये मेंशन किया गया है कि आपके आसपास जो भी चीजें हैं, आपके आसपास वातावरण में, एनवायरमेंट में जो भी चीजें हैं, जो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं, यानी आपकी जरूरतों को जो चीजें पूरा कर रही हैं, वो सभी रिसोर्स में आएंगी। जैसे कि आप कोई भी ऐसी चीज जिसको, ऐसी टेक्नोलॉजी जो एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फीजिबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, ये तीन जो वर्ड्स हैं इनको मैं समझाता हूं आपको अच्छी तरीके से। यदि आप इसको लिखेंगे तो और अच्छी तरीके से इसका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का मतलब बच्चों ये होता है कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी जिसको आप इजिली एक्सेस कर पाए। जैसे मोबाइल फोन आप इजिली एक्सेस कर पाते हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, है ना, ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिनको आप इजिली एक्सेस कर पाते हैं। इकोनॉमिकली फीजिबल का मतलब वो होता है जो आप खरीद सकें, परचेज कर सकें। ठीक है, ज्यादा कॉस्टली ना हो, ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो। जैसे मैं यदि एग्जाम्पल दूं आपको, जैसे स्पेस क्राफ्ट की बात करें तो उसको हम परचेज नहीं कर सकते ना, गवर्नमेंट कर सकती है, बहुत एक्सपेंसिव होता है। कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब क्या है, ऐसी कोई भी चीज जो आपके कल्चर में एक्सेप्ट कर सके। जैसे कि यदि हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में कोई एक फैमिली है, उनके यहाँ मान लीजिए कि नॉनवेज खाते नहीं है। ठीक है, तो वहां पर यदि आप नॉनवेज फूड की बात करेंगे तो उनका कल्चर इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, तो उनके हिसाब से वो चीज बिल्कुल भी मतलब योग्य नहीं होगी। तो याद रखिए कि यहाँ पर जो तीन शब्द यूज किए गए हैं, तीन वर्ड जो दिए गए हैं, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, जब भी आप इसको अपने आंसर में लिखेंगे तो आपका बहुत अच्छा आंसर बनेगा। चलिए अब देखिए, यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर देखिए एक फिगर दी हुई है एनसीईआरटी में। ठीक है, यहाँ पर ये बात की गई है इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप की। ठीक है, नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन की। अब देखिए यहाँ पर आपको ह्यूमन बीइंग दिख रहा है। ह्यूमन बीइंग का इंटरेक्शन किसके साथ हो रहा है? फिजिकल एनवायरमेंट, जैसे आपके आसपास का जो भी वातावरण है, ठीक है, एयर, सनलाइट, जो भी सारी चीजें। टेक्नोलॉजी में आप जानते ही हैं, ठीक है, सारी चीज आ सकती है टेक्नोलॉजी में, मोबाइल फोन, लैपटॉप, पीसी, सब कुछ। इंस्टीट्यूशंस में बच्चों क्या आता है? इंस्टीट्यूशंस में आते हैं स्कूल्स, कॉलेजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, कुछ किसी भी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, जैसे हॉस्पिटल हो गया, है ना, स्कूल्स हो गए, और भी अलग अलग चीजें। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर जो बात हो रही है उस स्लाइड की बात करते हैं। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स की बात हो रही है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स की बात हो रही है एनसीईआरटी में। इसका मतलब क्या है? ये पर्टिकुलरली फोकस करना चाहते हैं इंटरेक्टिव रिलेशनशिप की। जैसे कि मैंने अभी आपको प्रीवियस जो डायग्राम में दिखाया कि ह्यूमन बींग्स का इंटरेक्शन तीन चीजों से हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी था, यहाँ पर एनवायरमेंट था, एंड यहाँ पर था इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये उसी चीज की बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से ह्यूमन बींग्स का इंटरेक्शन, ठीक है, इंटरेक्टिव रिलेशनशिप है इन तीनों चीजों के साथ, और किस प्रकार से इन तीनों चीजों की मदद से हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर पाते हैं। ठीक है, आर्थिक विकास कर पाते हैं और आर्थिक विकास को एक्सीलरेट कर पाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट मेंशन किया गया एनसीईआरटी में कि आपको क्या लगता है कि रिसोर्सेज एक फ्री गिफ्ट है नेचर का? रिसोर्सेज क्या फ्री गिफ्ट है नेचर का? देखिए इसका आंसर है नॉट। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल फोन, लैपटॉप्स, क्या ये नेचर ने प्रोवाइड किए? नहीं ना, हमने खुद से बनाया, इसकी डिस्कवरी खुद से की। ठीक है, ऐसी यदि मैं डिफेंस की बात करूं, स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करूं, बहुत सारी चीजें जो हम खुद डिस्कवर कर रहे हैं और इवन और फर्दर टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। अब एक बात देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छी लिखी हुई है कि ह्यूमन बींग्स, ठीक है, जो इंसान है, वो बहुत जरूरी कंपोनेंट है रिसोर्सेज का। जो भी रिसोर्सेज हम ज्यादातर यूज कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो स्पेस से रिलेटेड हो, डिफेंस से रिलेटेड हो, हमारे पर्सनल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, है ना,
उन सबको बनाने वाला कौन है? ह्यूमन बींग्स ही है ना। तो ह्यूमन बींग्स एसेंशियल कंपोनेंट है रिसोर्सेज के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट यहाँ पर रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया गया है अलग अलग बेसिस पर। ओरिजिन के बेसिस पर इन्होंने रिसोर्सेज को डिवाइड किया बायोटिक एंड अबायोटिक। देखिए, बायोटिक रिसोर्सेज वो होती हैं जिसमें लिविंग थिंग्स की बात होगी, ठीक है, जैसे प्लांट्स, एनिमल, ठीक है, जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा फ्लोरा एंड फौना, राइट। अबायोटिक में एयर, ये सारी चीज जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, राइट। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर दो रिसोर्सेज की बात की गई, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। रिन्यूएबल ज्यादातर आप ऐसा समझ लीजिए जिसको हम यूज कर सकते हैं बार बार, जैसे सनलाइट से हम सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं तो उसको कितनी बार भी यूज कर सकते हैं, राइट। नॉन रिन्यूएबल में जैसे पेट्रोल, डीजल, इसको हमने एक बार यूज कर लिया तो बार बार फर्दर यूज नहीं कर सकते। ओनरशिप के बेसिस पे यदि हम बात करें तो इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल, ठीक है, इन सब की चर्चा मैं अभी आपको करूंगा ही, ठीक है, आगे। एंड स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व्स, ठीक है। इन सारी जो चीजों को इन्होंने डिवाइड किया रिसोर्सेज को, मैं आपको और अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं इस डायग्राम को। यहाँ पर जो आपको एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है रिसोर्सेज का, ठीक है। देखिए, यदि किसी भी चीज को बहुत लंबे समय तक याद रखने के लिए यदि आप डायग्राम बनाते हैं, फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, एक तो आपकी कॉपी भी अच्छी लगती है, ठीक है, जहाँ पे आप लिखेंगे, जो भी आपकी कॉपी चेक करेगा वो बहुत इंप्रेसिव मतलब लगेगा उसको, तो अच्छे मार्क्स पाएंगे आप। एंड इजिली याद भी हो जाता है डायग्राम। तो देखिए यहाँ पर नेचुरल और ह्यूमन, ठीक है, रिसोर्सेज को उन्होंने डिवाइड किया गया। नेचुरल में, रिन्यूएबल में ब्रेक डाउन किया गया एंड नॉन रिन्यूएबल में, राइट। इन सबको मैं अभी आपको फर्दर डिस्कस करेंगे। रिन्यूएबल में इन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया था, विंड, वाटर, सनलाइट, ये सब क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ठीक है। फिर इन्होंने रिन्यूएबल में दो टाइप्स में ब्रेक किया इसको, एक बायोलॉजिकल भी टर्म आ गए, ठीक है। बायोलॉजिकल में दो टर्म में फर्दर फिर डिवाइड कर दिया, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, राइट। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब नॉन रिन्यूएबल को उन्होंने देखिए किस में डिवाइड किया गया, रिसाइकेबल एंड नॉन रिसाइकेबल, राइट। ह्यूमन को स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी। इस पूरे डायग्राम को मैं आपको अभी एक एक टर्म को अच्छी तरीके से समझाऊंगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। सबसे पहले जो आपको मैंने बताया था ओरिजिन के बेसिस पर, राइट। ओरिजिन के बेसिस पर जो हम बात कर रहे थे, ओरिजिन के बेसिस पर दो प्रकार की रिसोर्सेज थी, बायोटिक एंड अबायोटिक। अब देखिए बायोटिक रिसोर्सेज क्या है। बायोटिक रिसोर्सेज वो हैं जो हमको बायोस्फीयर से, ठीक है, ऑब्टेन्ड होती हैं। बायोस्फीयर, अब आप पूछेंगे बायोस्फीयर क्या होता है। चलिए देखिए, बायोस्फीयर को मैं समझाने के लिए एक एक सेकेंड, चलिए यहाँ पर पॉइंटर ले लिया। देखिए, आप देखिए 9th क्लास में, 8th क्लास में, छोटी छोटी क्लासेस में इन चीजों के बारे में आपको डिस्कस किया गया है। बायोस्फीयर वो होता है जहां पर हाइड्रोस्फीयर, लिथियोस्फीयर और एटमोस्फेयर, राइट, इन तीनों को जहां पर ये मिलते हैं उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर, राइट। याद रखना बच्चों, जहां पर हाइड्रोस्फीयर, लिथियोस्फीयर और एटमोस्फेयर। हाइड्रोस्फीयर शब्द ही आपको समझ में आ रहा होगा, पानी से जुड़ा हुआ है, तो जहां पर पानी होगा, लिथियोस्फीयर मतलब जमीन, और एटमोस्फेयर मतलब वातावरण, जहां पर गैसेज है, एयर वगैरह। जहां पर इन तीनों का इंटरेक्शन होता है, जहां पर ये तीनों मिलते हैं, उसको बोलते हैं हम बायोस्फीयर, राइट। क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। अब बायोटेक रिसोर्सेज क्या है कि जो हमको बायोस्फीयर से चीजें मिल रही हैं, राइट, वो सभी क्या होंगी? बायोटेक रिसोर्सेज। जैसे फ्लोरा में सारे क्या आते हैं? प्लांट्स आते हैं। फौना में सारे क्या आते हैं? एनिमल्स आते हैं। फिशरीज, लाइव स्टॉक, ये सारी चीजें कैसी हैं? ये सारी चीजें क्या हैं? लिविंग थिंग्स हैं। कैसी हैं? लिविंग थिंग्स, राइट। तो बायोटिक रिसोर्सेज में सारी लिविंग थिंग्स आएंगी। अबायोटिक की बात करते हैं। अबायोटिक में सारी ऐसी चीजें आएंगी जो नॉन लिविंग थिंग्स, राइट। कैसी? नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे कि देखिए रॉक्स, मेटल्स और भी सारी चीजें, मोबाइल फोन, डेस्कटॉप, अलग अलग चीजें जिनके अंदर, ठीक है, जो लिविंग नहीं है। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे बात करें तो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, राइट। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होती हैं? देखिए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होती हैं जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं और जो रिप्लेनिशेबल होती है, राइट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सारी चीजें दोबारा इनको मतलब बार बार रिन्यू हो सकती हैं ये, ठीक है। एक बार यूज करने के बाद ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाए। तो वो सारी रिसोर्सेज कैसी कहलाई जाएंगी? रिन्यूएबल रिसोर्सेज।
यदि इसका एग्जाम्पल बात करें तो जैसे देखिए सोलर, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सारी चीज किस में आएंगी? रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आएंगी। और बच्चों आपको नोट्स बनाने की कहीं से बाहर से जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसी स्लाइड से आप अपनी नोटबुक पर नोट कर सकते हैं। तो सब कुछ आपको एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है, सारी डेफिनेशंस हैं, सब कुछ अच्छा है, ठीक है। आप पढ़ेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें तो देखिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होंगी जो बहुत लंबे समय के बाद, ठीक है, मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद फॉर्मेशन होता है जिनका, जैसे फॉसिल फ्यूल्स हो गए। फॉसिल फ्यूल में सिर्फ बच्चों पेट्रोल नहीं आता, फॉसिल फ्यूल में सारी चीजें आती हैं, ठीक है। कोल, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ऑयल और भी सारी चीजें जो होती हैं, ये सारी चीज फॉसिल फ्यूल में आती हैं, ठीक है, जो जिनको बनने के लिए बहुत ज्यादा लंबा समय लगता है, ठीक है। और यदि आपने उनको एक बार यूज कर लिया तो वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है, उसको आप फर्दर यूज नहीं कर सकते। जैसे कि आपने पेट्रोल बाइक में डाली, यूज कर ली, खत्म हो गई। कोयले को जलाया, कोल को, ठीक है, यूज किया, खत्म हो गया, राइट। तो अभी हमने ओरिजिन के बेसिस पर एंड एग्जॉस्टेबिलिटी के बेसिस पर दो दो रिसोर्सेज को एक्सप्लेन कर लिया है। नेक्स्ट देखिए क्या है। अब हम बात करेंगे ओनरशिप के बेसिस पर, ठीक है। ओनरशिप के बेसिस पर किस प्रकार से रिसोर्सेज को इन्होंने फर्दर डिवाइड किया है। तो सबसे पहले बात हो रही है इंडिविजुअल रिसोर्सेज की, राइट। देखिए इंडिविजुअल रिसोर्सेज बच्चों वो होता है जो प्राइवेटली ओन होता है, यानी जैसे कि आपका घर, ठीक है, आपका जो घर है, यहाँ पर आप खुद का जो घर है, ठीक है, वो आपका ओन, आपने खुद ने खरीदा हुआ है, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल रिसोर्स आ जाएगी, राइट। या आपकी कोई जमीन हो गई, ठीक है, लैंड हो गई, आपकी कुछ पर्सनल चीज जैसे आपकी खुद की बाइक, ठीक है, आपका पर्सनल कंप्यूटर, आपका फोन, मोबाइल फोन, ये सब कैसी हैं? इंडिविजुअल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। ये खुद की रिसोर्सेज हैं। इस पर कोई बाहर का आदमी आकर, ठीक है, कोई थर्ड पर्सन आकर ये नहीं बोल सकता कि ये हमारी चीज है, ठीक है। उन पर वो अपना अधिकार नहीं जमा सकता। तो वो सारी चीजें कैसी होंगी? इंडिविजुअल रिसोर्सेज होंगी, राइट, जिसमें कोई बाहर का आदमी आपकी रिसोर्स के ऊपर अधिकार ना जमा सके। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है कि हाउसेस, प्लॉट्स, प्रॉपर्टी, आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी है, राइट, ये सारी चीजें किस में आती हैं? इंडिविजुअल रिसोर्सेज में। कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज की बात करें, जो सिर्फ एक की नहीं, बहुत सारे लोगों का जिस पर अधिकार होता है। जैसे आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस कॉलोनी में रहते हैं, वहां पर पब्लिक पार्क्स होते हैं, राइट, उसमें सिर्फ एक आदमी का तो अधिकार होता नहीं है, वहां पर तो कोई भी जा सकता है, कोई भी उसको यूज कर सकता है, ठीक है। छोटे बच्चे, बड़े लोग, कोई भी जा सकता है। प्ले ग्राउंड्स हो गए, ठीक है, पिकनिक स्पॉट्स हो गए, हर शहर में, अच्छे अच्छे बड़े बड़े शहरों में पिकनिक स्पॉट्स होते हैं, प्ले ग्राउंड्स होते हैं, राइट। तो ऐसी कोई भी चीज जहां पर ज्यादातर लोगों का अधिकार हो, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का अधिकार हो, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं वहां के लोग जाते हैं, ठीक है, उन मतलब उस पब्लिक पार्क पर, पिकनिक स्पॉट पर बहुत सारे लोगों का अधिकार है, वो जा सकते हैं, ठीक है। वो सारी चीज क्या होंगी? कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज होंगी, जो कम्युनिटी ओन कर रही है। अब हम बात करते हैं नेशनल रिसोर्सेज की। नेशनल रिसोर्सेज क्या होती हैं बच्चों? नेशनल रिसोर्सेज वो होती हैं जो कि पूरे देश का जिस पर अधिकार होता है। जैसे मैं बात करूं, ठीक है, रोड्स, क्या बच्चों? रोड्स, रोड्स पर कोई भी चल सकता है, ठीक है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कैसा भी आदमी हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, कोई भी आदमी यूज कर सकता है, ठीक है। तो रोड्स, कैनाल, रेलवे, ठीक है, ये सब क्या है? नेशनल रिसोर्स है। इस पर किसी एक आदमी का या एक कम्युनिटी का अधिकार नहीं है। ये सभी लोगों के लिए समान अधिकार प्रोवाइड करती हैं और इसको कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है। फॉरेस्ट की बात करें, वाइल्ड लाइफ की बात करें, ठीक है, यहाँ पर जो भी चीजें होती हैं, ठीक है, वो सिर्फ एक आदमी के लिए तो है नहीं है, सारी चीज सभी लोगों के लिए जो भी देश में रहते हैं। तो नेशनल रिसोर्सेज वो होंगी जो पर्टिकुलर एक नेशन में पाई जाती हैं और जो उस नेशन में लोग रहते हैं उन सबका अधिकार होता है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज की। अब इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होंगी? ऐसी रिसोर्सेज जिसपे पूरी दुनिया का, जो पूरी दुनिया बच्चों यूज कर सकती है। जैसे मैं बात करूं ओशियंस, ठीक है, ओशियंस की यदि मैं बात करूं तो ओशियन में क्या होता है? ओशियन में जो मछुआरे होते हैं ना, वो फिशिंग फिशिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, मछलियां निकालते हैं इंटरनेशनल वाटर्स में जाकर। जैसे चाइना भी करता रहता है, चाइना अपने बॉर्डर्स को छोड़कर दूसरे बॉर्डर में जाकर मछलियां निकालता है और बहुत एक्सेस क्वांटिटी में निकाल लेता है, जिससे जो भी पड़ोसी देश होते हैं उसके, वो प्रॉब्लम फेस करते हैं, ठीक है, वहां पर उनको कम मछलियां मिलती हैं। तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज में वो आएंगी जिसमें सारी दुनिया का अधिकार हो, वो सारी इंटरनेशनल रिसोर्सेज होंगी।
देखिए यहाँ पर एक बात लिखी गई है एनसीईआरटी में, मैं आपको बता देता हूँ। हर देश की ना 200 नॉटिकल माइल्स की कोस्ट लाइन होती है। जैसे मान लीजिए ये हमारा इंडिया है और यहाँ पर ये समुद्र है, राइट। तो इससे 200 नॉटिकल माइल्स चलिए आप, 200 नॉटिकल माइल के बाद जो भी समुद्र या सी होगा, ठीक है, वो किस में आ जाएगा, इंटरनेशनल रिसोर्सेज में आ जाएगा, ठीक है, इंटरनेशनल सोर्सेज में आ जाएगा। वहां पर कोई भी जाकर, कोई भी देश का आदमी, ठीक है, कुछ भी कर सकता है, फिशिंग कर सकता है, कुछ भी कर सकता है जो उसको करना है। अब देखिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर छोटा सा एक बॉक्स बना के बात लिखी गई है, इसको हम थोड़ा देखते हैं, ठीक है, डू यू नो के बारे में। जो भी ऐसे बॉक्स होते हैं एनसीईआरटी में बहुत अच्छे होते हैं, इंफॉर्मेटिव होते हैं। देखिए क्या लिखा गया है। India has the got to right to mine manganese nodules from the bed of Indian Ocean from the area which lie beyond the exclusive economic zone, right? अब देखिए यदि हम मैग्नीज को, ठीक है, मैग्नीज की कोई माइन है, वहां से हम उस मैग्नीज को निकाल रहे हैं, ठीक है, एक्सप्लोर कर रहे हैं। यदि इंडियन ओशियन से करते हैं तो वो हमारी नेशनल रिसोर्सेज में आएगा। यदि हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज, मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर में जाकर, मतलब 200 नॉटिकल माइल से फर्दर हम आगे चले गए, तो वो इंटरनेशनल रिसोर्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा बच्चे, ठीक है। अब ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है? हर देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है जो समुद्र से जुड़े होते हैं, ठीक है, जो जिनका मतलब बॉर्डर लाइन है ना समुद्र से जुड़ा होता है, उनका एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है कि उससे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कोई कंट्री है, उसका ये एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, तो कोई भी बाहर का आदमी आकर ना इसमें उनके पर्टिकुलर रिसोर्सेज में आकर अपना अधिकार नहीं जमा सकता है। जैसे इंडिया का बॉर्डर है तो चाइना के लोग आकर यहाँ पर फिशिंग वगैरह नहीं कर सकते, इनका इकोनॉमिक जोन होगा इंडिया का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर बात की गई है कि डेवलपमेंट के बेसिस पर रिसोर्सेज को कैसे हमने फर्दर डिवाइड किया है। सबसे पहले बात किया गया पोटेंशियल रिसोर्सेज। बच्चों पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होती है, ठीक है, हमारे पास है मगर हम उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। जैसे यहाँ पर एनसीईआरटी में मेंशन किया गया एक बहुत अच्छा डायग्राम, राजस्थान और गुजरात। अपने मैप में देखिए, अगर आपके पास मैप हो या मोबाइल फोन में ओपन कर सकते हैं, राजस्थान और गुजरात कहाँ पर है देखिए। अब राजस्थान और गुजरात में बहुत अच्छा पोटेंशियल है विंड एंड सोलर एनर्जी का, ठीक है, जिसको हम यूज कर सकते हैं और जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी प्रोड्यूस कर सकते हैं विंड और सोलर एनर्जी से। मगर एक्चुअली हमारे देश में अभी राजस्थान और गुजरात वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये जो स्टेट्स हैं, हम पूरी तरीके से इन रिसोर्सेज का, ठीक है, यूज नहीं कर पा रहे हैं। मगर पोटेंशियल बहुत है, ठीक है, यहाँ से हम बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, बना सकते हैं, मगर हम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होंगी जो किसी पर्टिकुलर रीजन में, एरिया में है, मगर हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, वो सारी कैसी होंगी, पोटेंशियल रिसोर्सेज। नेक्स्ट बच्चों, डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होती हैं? डेवलप्ड रिसोर्सेज वो होती हैं, ठीक है, देखिए जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ डेवलप्ड रिसोर्सेज का मतलब क्या है। जैसे कोई भी एक चीज है, ठीक है, जैसे मोबाइल फोन की बात कर लेते हैं, ठीक है, मोबाइल फोन में बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, आप बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं उससे, मगर उसको जो भी उसमें बहुत सारी फंक्शंस है, टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में आपको पता नहीं है, राइट, ठीक है, उसके बारे में आप अवेयर नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो वो जो टेक्नोलॉजी है या वो जो उसके अंदर फंक्शंस हैं, ठीक है, स्पेसिफिकेशन है, यदि आप उसको यूज नहीं कर पा रहे तो वो किसी मतलब का नहीं है, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी में क्या मेंशन किया गया है कि डेवलप रिसोर्सेज क्या होती हैं। देखिए resources which are surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization. The development of resources depends on technology and level of their feasibility. यहाँ पर देखिए बच्चों ये बात हो रही है कि आपको पता है, आपने सर्वे कर लिया उन रिसोर्सेज का क्वालिटी के बेसिस पर और क्वांटिटी के बेसिस पर, ठीक है, और आप यूटिलाइजेशन की यदि हम बात करें, ठीक है, डिटरमाइन कर लिया आपने, पता लगा लिया, निकाल लिया है कि इसको यूटिलाइज वगैरह कैसे करते हैं, ठीक है, यूज कैसे करते हैं, मगर आपके पास उस रिसोर्सेज को यूज करने के लिए एक अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है या फिर एक लेवल ऑफ फीजिबिलिटी नहीं है कि आप उसको यूज कर पाए और कम कॉस्ट में यूज कर पाए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इससे बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ। देखिए सी वाटर की बात करते हैं, ठीक है, सी वाटर में हम समुद्र निकालते हैं, वो सॉरी सॉरी सी वाटर से हम क्या निकालते हैं, नमक निकालते हैं, राइट। अब हम उस पानी को फिल्टर कर, ठीक है, पीने योग्य भी बना सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर भी बना सकते हैं, मगर क्या है, उस वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए और पैसा ज्यादा लगेगा, ठीक है, वो चीप नहीं होगा जो हम उसको
अगर कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ पर ये क्या है, डेवलप रिसोर्सेज है, मगर हम उसको इजिली यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, फीजिबल नहीं है वो। नेक्स्ट देखिए स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक देखिए ऐसा समझिए, जो ह्यूमन नीड्स के नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है और हम पोटेंशियल भी है, ठीक है। जैसे पर्टिकुलर किसी हिस्से में पोटेंशियल है, वहां पर वो रिसोर्सेज पाई जाती है, ठीक है। मगर हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वो सब किस में आएगा? स्टॉक में आएगा, राइट। जैसे कि मैंने अभी इसमें एक और एग्जांपल दिया एनसीईआरटी में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, राइट। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का एग्जांपल समझते हैं। देखिए हाइड्रोजन एक रिच सोर्स होता है एनर्जी का, राइट। हाइड्रोजन एक रिच सोर्स होता है, हाइड्रोजन फ्यूल के रूप में हम यूज करते हैं अलग अलग जगह। अगर मान लीजिए, मैं आपको समझाता हूँ, देखिए वाटर का फॉर्मूला होता है H2, राइट। अब वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अब हम इस ऑक्सीजन को अलग निकाल दें और हाइड्रोजन को अलग निकाल दें, ठीक है। तो ऑक्सीजन आप जानते हैं हमारे लिए हम यूज करते हैं, ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, और हाइड्रोजन फ्यूल की तरह यूज होता है। तो यदि हमने टेक्नोलॉजी के बेसिस पर इन दोनों को अलग कर दिया, तो ये दोनों ही हम यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इसका स्टॉक तो बहुत सारा है, मगर टेक्नोलॉजी एक्सेस नहीं कर पा रहे हम, या टेक्नोलॉजी हमारे पास अप्रोप्रिएट है नहीं कि इन दोनों को हम अलग कर पाए, राइट। तो ये सब किस में आएगा? स्टॉक में आएगा, राइट। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। ये सब जो यहाँ पर आपको स्लाइड में लिखा हुआ है, पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है, ये सब आपकी डेफिनेशन यहीं से आप लिख लेना अपने नोट्स में, या जहाँ भी आप लिखते हैं। अब आज की क्लास का लास्ट टॉपिक यही है, रिजर्व। इसके बाद हम नेक्स्ट फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे रिजर्व्स क्या होते हैं। देखिए जैसे कि मैं बात करता हूँ, मान लीजिए इंडिया में वीट प्रोडक्शन हुआ बहुत सारा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हर साल वीट जो प्रोडक्शन होती है उसका बहुत सारा हिस्सा तो मार्केट में सेल हो जाता है, मगर कुछ हिस्सा, मान लीजिए 10% या 20% हिस्सा हम उसको रोक के रखते हैं कि यदि कोई भी क्राइसिस होता है तो हमारे पास उतना हिस्सा होना चाहिए कि हम उसको बाकी फर्दर यूज कर सके, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या मेंशन किया गया, reserves are the subset of stock which can be put into use with the help of existing technical know-how, but their use has not been started. These can be used for meeting future requirements, right? River water can be, अब देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि जो रिवर वाटर होता है उससे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट उसके आसपास लगा देते हैं, जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर सकें पानी की मदद से, ठीक है। मगर देखिए यहाँ पर एक बात मेंशन की गई है कि जो उसका यूटिलाइजेशन है बहुत लिमिटेड एक्सटेंट में हो चुका है, ठीक है। जैसे कि यदि कोई रिवर जा रही है, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से कोई रिवर जा रही है, इसके आसपास हमने एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सेटअप कर दिया, राइट। अब यहाँ पर जो सेटअप किया है, इससे हम मान लीजिए पानी से हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, मगर इसका जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है, वो नहीं हो पा रहा है। लिमिटेड रिसोर्स का यूटिलाइजेशन हो पा रहा है। जैसे कि हम, जैसे अब देखिए यहाँ पर हमने वो डैम्स होते हैं, डैम्स इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए भी यूज किए जाते हैं और वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी यूज किए जाते हैं, उसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, मगर हम पर्टिकुलरली एक लिमिटेड एक्सटेंट में ही उसको यूज कर पा रहे हैं, ठीक है, यूटिलाइज कर पा रहे हैं यहाँ पर। इसमें जैसे कि वाटर्स इन द डैम्स, फॉरेस्ट, रिजर्व विच कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर। अब ये बात याद रखना, रिजर्व्स में हमेशा याद रखना कि हम रिजर्व, जो भी चीजें रिजर्व में आती हैं वो फ्यूचर यूज के लिए होती हैं, ठीक है, फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए होती हैं। जैसा मैंने आपको वीट का उदाहरण बताया था, ठीक है। ऐसी डैम्स में पानी स्टोर किस लिए किया जाता है कि फ्यूचर रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो सके, राइट। क्योंकि यदि पानी की कमी ना हो, ठीक है, जैसे बारिश का जब समय होता है तो हम पानी को स्टोर कर लेते हैं, नदियों में स्टोर हो जाता है, डैम्स में स्टोर हो जाता है, जिससे कि हम बहुत लंबे समय तक उसको आने वाले समय में यूज कर सकें। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फर्दर टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगती है वीडियो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।